ओके, तो जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा कि हम एक सिंगल और छोटे से कंसेप्ट पर आज बात करेंगे। एको। ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। और हम सब ने कभी ना कभी एको को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व जरूर किया होगा। मतलब यस। हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जहाँ पर हमने साउंड का या वेव्स का कह लीजिए एको होता हुआ सुना होगा या ऑब्जर्व किया होगा। देखिए, जब कभी भी साउंड की वेव्स, पर्टिकुलरली साउंड के बारे में ही इको ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो जब कभी भी साउंड की वेव्स किसी ऑब्स्ट्रैकल से टकराती हैं, हिट करती हैं उसको जाके ऑब्स्ट्रैकल पर, जैसे कि कोई बड़ी बिल्डिंग हो गई या कोई अ, पहाड़ हो गया, हिलॉक हो गया, ठीक है, ऐसे एक, या कोई एक बड़ा वेल हो गया, ठीक है। तो जब कभी भी हमारा जो साउंड है वो किसी ऑब्स्ट्रैकल से, किसी वॉल से जाके टकराता है, तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस हमारे पास आ जाता है। तो हम एक सिंगल साउंड को दो बार सुन पाते हैं, दो या दो से ज्यादा भी कह सकते हो, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हम उसको सुन पाते हैं। जैसे पहले अभी बोला तो आपने सुना उसको, फिर वो रिफ्लेक्ट हो गया दूर जाके, और रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा आपके कानों पे वापस आ गया। सो दिस सिचुएशन वेयर वी कैन हियर अ सिंगल साउंड फॉर मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड एज echo। एको। ओके, अब इसको समझाने के लिए एक छोटी सी सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा है, मान लीजिए, और ये क्या करता है, यहाँ पे कोई साउंड जनरेट करता है, या तो वो आवाज लगाता है या उसके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है या कोई सोर्स ऑफ साउंड है, और इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर लेट्स से एक वॉल है, एक ऑब्स्ट्रैकल है, जिसको हिट करके, जिसको टकरा के जो है ना इसके पास साउंड वापस आने वाला है। तो मैं जस्ट एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये साउंड की वेव्स जो है, लेट मी शो इट सम डिफरेंट कलर। ये साउंड की वेव्स ऐसे ऐसे निकल निकल के जो है ना, साउंड की वेव्स यहाँ जाएंगी, दे विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस बाउंड्री, और ये रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा जो है इस ऑब्जर्वर के पास पहुंच जाएगी। तो पहले इसने ऐसे भेजा था, ठीक है, तो ये यहाँ पहुंच रही है, उसके बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा यहाँ से वापस आ रही। हालांकि मैंने इनको ओवरलैप्ड नहीं दिखाया है, एक ही जगह पे ये होगा एक्चुअली देखा जाए तो ये साउंड ऐसे ट्रेवल करेगा, रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगा। तो हम इसे अगर दोबारा सुन पाते हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या कॉल करेंगे? एको। एको कॉल करेंगे। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अभी जहां मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मेरे अतराफ में भी दीवारें हैं, है ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो जाके वॉल से टकरा रहा होगा, या आमतौर पर हम हमारे कमरों में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, वहां बात कर रहे हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं या कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं या जो कुछ भी चीज है, नॉइस वगैरह जो भी है, वो जाके दीवारों से टकरा रही होगी और फिर टकरा के दोबारा हमारे कानों पे आ रही होगी। तो आमतौर पर हमारे घरों में या किसी लेक्चर हॉल्स में, या कह लीजिए आमतौर पर इधर उधर कहीं भी, हमें एको क्यों नहीं सुनाई देता है ना? ये माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर एको सिर्फ इतना ही है कि यहाँ से साउंड को जाना है और टकरा के वापस आना है, तो इन जनरल सिचुएशंस हमें एको होता हुआ क्यों नहीं नजर आता है? बट मैं पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस सर। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, और वो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि हम साउंड के नोट्स को, साउंड को डिफरेंट नोट्स पर या डिफरेंट कह लीजिए सीक्वेंस में उसी वक्त सुन पाते हैं जब दो साउंड के बीच का गैप, या दो साउंड के नोट के बीच का गैप 0.1 सेकेंड इतना हो। ये हमारी हियरिंग लिमिट है, ठीक है, इट इज द लिमिट ऑफ टाइम। अगर हमारे कान पे एक आवाज आ रही है और हमारे कान पे एक दूसरी आवाज आ रही है, ठीक है, तो उन दोनों आवाजों में हम फर्क कब कर पाएंगे? जब उन दोनों आवाजों के बीच का टाइम गैप कितना होना चाहिए? 0.1। 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब जैसे देखिए, कॉमन सा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, क्लास में अगर टीचर नहीं है तो आप सभी बातें कर रहे हैं, ठीक है, एज अ ऑब्जर्वर
आप जिसके साथ बात कर रहे हैं उसको छोड़ के एज अ ऑब्जर्वर अगर आप ऐसे ही सुने तो आप कौन क्या बोल रहा है सुन नहीं पाएंगे, यस सर। है ना, क्योंकि सब लोग एक साथ बात कर रहे हैं और एकदम से लाइक आपके कान पे जो आवाज गिर रही है, जो साउंड आपके कान पे आ रहा है, उसका जो टाइम गैप है वो 0.1 सेकंड से कम है। तो फिर आपको दो आवाज नहीं आ रही है, बस आपको एक कंटिन्यूअस साउंड आ रहा है, शोर का आवाज आ रहा है, आपको नॉइस जैसे हो रहा है ना। तो हमारा ये ब्रेन का एक प्रोसेसिंग टाइम लिमिट, टाइम का लिमिट है हमारे ब्रेन का, कि हमारे कान पे आवाज गिरना, कान पे आवाज आने के बाद उसे समझने के लिए हमें इतना टाइम लगता है, 0.1 सेकंड का टाइम लगता है। अगर इससे कम टाइम में अगर कोई और साउंड हमारे कान पे आ गया तो हम उसमें फर्क नहीं कर पाते हैं कि वो पहली बार आया कि दूसरी बार आया, हम उसे एक ही साउंड समझ लेते हैं। तो अभी आमतौर पर क्या होता है जब हम बात करते हैं, ओके, हमारी जनरल सिचुएशंस में जहां हम रह रहे होते हैं, तो साउंड रिफ्लेक्ट करके हमारे कान पे आता जरूर है, लेकिन वो एको की तरह नहीं आता है। सोचिए क्यों नहीं आएगा? 0.1 से कम। हाँ, आंसर है कि वो 0.1 सेकंड से कम टाइम में ही हमारे कानों पे आ जाता है। तो हमें समझ ही नहीं आता है कि पहले बार आया या दूसरी बार आया, हमें ऐसा लगता है एक ही बार आया है ये। व्हाट द पॉइंट? यस सर। तो ये एक हमारी लिमिट है, प्रोसेसिंग लिमिट कह लीजिए उसको, या हमारी एक हियरिंग लिमिट कह लीजिए, कि भाई सुनने के लिए दो अलग अलग साउंड नोट्स को पहचानने के लिए हमें 0.1 सेकंड का टाइम लगता है। अब अगर मैं इसे केयरफुल कैलकुलेशन के जरिए समझने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगा कि ये बंदा जो आवाज निकाल रहा है और ये जगह जहां से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, अगर ये डी सेपरेशन पर है, डी डिस्टेंस के सेपरेशन पर है, और जो ये साउंड चल रहा है यहाँ पे, इसकी जो स्पीड है वो एक जनरल स्पीड ले लेते हैं 340 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? यस सर। तो हम एक सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस टाइम। टाइम। एक बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है ये, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ यू टेल मी, कितनी स्पीड से हमने ट्रैवल कराया साउंड को? 340। 340, बराबर है ना? टाइम हमको कितना चाहिए? पहले मैं टाइम लिख लूं, बाद में डिस्टेंस पर बात करता हूं। हमको कम से कम कितना टाइम का गैप चाहिए? इससे ज्यादा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, 1. लेकिन कम से कम कितना चाहिए हमको? 0.1। कम से कम हमको चाहिए 0.1 सेकंड। अच्छा, इस 0.1 सेकंड में ये साउंड सरफेस तक जाना चाहिए और रिफ्लेक्ट होके भी वापस आना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा? 2D 2D 2D। शाबाश, वेरी गुड, सो दैट इज 2D। अब कैलकुलेशन पूरा करते हैं तो ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। आई में गेट D इज इक्वल टू 34, सॉरी 2D इज इक्वल टू 34 एंड आई में से D इज इक्वल टू 17 मीटर। अब एको होने की कंडीशन देखिए, बड़ी सिंपल है। एको होने की कंडीशन क्या है कि जो आवाज हमारे कान पर आ रही है उसका टाइम गैप कम से कम कितना होना चाहिए? 0.1। 0.1 सेकंड। और इससे ज्यादा सिंपल तरीके से हम ऐसे कहेंगे कि जहां से रिफ्लेक्ट होके साउंड हमारे कान पे वापस आने वाला है वो कितनी दूर होना चाहिए? 17 मीटर। 17 मीटर 17 मीटर। अब हम घर में बैठे हैं तो हमारे हॉल या जो भी जहां कहीं बैठे हैं हम, ठीक है, क्लासरूम में बैठे हैं, तो 17 मीटर का गैप नहीं होता है, 17 मीटर इज टू लॉन्ग। ओके, बड़ा गैप है ये। तो आमतौर पर जो हमारे रूम्स होते हैं उनके साइज जो होते हैं वो 17 मीटर के नहीं होते हैं, गेटिंग इट? इसलिए हमारे घरों में हमको ऐसा एको का फीलिंग नहीं आता है। अगर हम 17 मीटर के गैप पर की वॉल्स बना लें और किनारे खड़े होके 17 मीटर के डिस्टेंस पर हम बात करने लग जाएं, कम से कम, ज्यादा रहेगा तो अच्छी बात है, मिनिमम 17 मीटर, तो डेफिनेटली हमको एको सुनाई देगा। हमें ऐसा लगेगा कि आवाज 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, एंड सो ऑन। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होना चाहिए ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का। अच्छा, ये कंसेप्ट समझा, ये 2D क्यों हुआ? यस सर। यस सर ओके। अब एको के साथ साथ ना एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन। ओके, क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। मतलब ये कि साउंड हम तक मल्टीपल मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद पहुंच रहा है। बार बार आ रहा है साउंड हमारे पास, लेकिन बार बार रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ रहा है। एको में देखो यहाँ क्या हुआ, ये एक बार रिफ्लेक्ट होके आ गया, दैट्स इट, ठीक है?
लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर साउंड के रिफ्लेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इधर से भी रिफ्लेक्ट हुआ, राइट से, लेफ्ट से, टॉप से, थोड़ा और एजेस से, और दूसरी साइड के एजेस से, थोड़ा पीछे से, थोड़ा उधर साइड से, थोड़ा उधर पीछे से, मतलब मैंने एक बार मान लो कुछ बोला और मुझे 12-15 बार आवाज आ रही है अलग अलग जगहों से रिफ्लेक्ट होके, तो वो क्या कहलाएगा? रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन। इट्स अ टाइप ऑफ एको, आप कह सकते हो, टाइप ऑफ एको ही कहोगे आप इसको, टाइप तो नहीं कहना चाहिए, एक काइंड ऑफ मॉडिफाइड सिचुएशन ऑफ एको ऐसे कह लो। लेकिन एको में कुछ चीजें बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, जैसे मैं डिस्टेंस मेजर करूं, ओके, या फिर मैं टाइम मेजर करूं, ओके, और मैं काउंटिंग कर लूं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नहीं होने चाहिए, लाइक ऐसा, ओके, एको के केस में। अब रिवर्बरेशन मतलब बार बार आ रहा है, मतलब एक बार मैंने साउंड जनरेट किया और मैं खामोश हो गया, और आ रहा है और एक बार और एक बार और एक बार, 12-15 बार, 8-10 बार आवाज आ रही है, इधर से भी रिफ्लेक्ट होके आई, उधर से भी रिफ्लेक्ट होके आई, कंटिन्यूअसली आती ही जा रही है, ओके। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? रिवर्बरेशन। और द टाइम फॉर विच द साउंड कंटिन्यूज टू बी हर्ड, जितनी देर तक मुझे आवाज आती ही रही है, ठीक है, उतने पूरे टाइम को हम क्या कॉल करेंगे? रिवर्बरेशन टाइम। समझ रहे हैं कुछ क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। मतलब मैं अभी बोल के चुप हो गया, और एक एग्जांपल, अगले 3 सेकंड तक मुझे आवाज आ ही रही है, अभी मैं बोल के खामोश हो गया, और फिर अगले 3 सेकंड तक मेरे कान पे आवाज आ ही रही है, यहां से वहां से वहां से आ ही रही है, तो वो अगले 3 सेकंड को क्या कहा जाएगा? रिवर्बरेशन टाइम। रिवर्बरेशन टाइम। दैट्स इट। ये दो छोटी सी चीजें हैं, अब इस पर हम कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो आपको ये खुल के और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशंस कैसे किए जाएं, और फर्दर पार्ट ऑफ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि एक आदमी है, वो 2 पैरेलल क्लिफ्स के बीच में खड़ा है, 2 पहाड़ हैं अलग अलग ऐसे, उनके बीच में खड़ा है, और ये गन फायर करता है, और इसे 2 बार एको सुनाई देता है। पहला एको जो है ये 2 सेकंड के बाद, और अनदर एको जो है ये 4 सेकंड के बाद इसको सुनाई देता है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई दोनों क्लिफ्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो एक सिचुएशन मैं आपको क्रिएट करके दे देता हूं। जैसे ये एक पहली क्लिफ हो गई, मान लो लाइक दिस, ये पहली क्लिफ, और इसके बीच में ये दूसरी क्लिफ हो गई। अब ये आदमी सिमेट्रिकली बीच में नहीं खड़ा है, बराबर बीच में नहीं खड़ा है, इसको मैं गेस कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि मुझे जो पहला एको मिल रहा है वो कितनी देर के बाद मिल रहा है? 2 सेकंड। 2 सेकंड। और अगला एको मुझे कितनी देर के बाद मिल रहा है? 4 सेकंड। फर्क है। अगर बराबर बीच में खड़ा होता तो एक ही एको आता, और वो एक ही टाइम पर आना चाहिए था, है ना? तो 2 अलग अलग एको 2 अलग अलग टाइम पर आ रहे हैं, इसका सिंपल मतलब है कि ये आदमी बीच में नहीं खड़ा है। तो लेट्स से कि दिस पर्सन इज स्टैंडिंग समवेयर क्लोज टू वन ऑफ द क्लिफ एंड फार फ्रॉम अनदर क्लिफ, लाइक दिस, ओके। तो इसने जो साउंड जनरेट किया गन फायर करने की वजह से, वो साउंड पहले इधर ट्रैवल करता है ऐसे, और दोबारा वापस इस तक पहुंचता है, और ऐसा करने के लिए इसको 2 सेकंड लगते हैं। दूसरे केस में हम देखते हैं कि साउंड पहले यहां ट्रैवल करता है, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा इस तक पहुंच जाता है, और ऐसा करने के लिए जो है इसे हम कहते हैं 4 सेकंड लगते हैं। लेट्स से कि पहला जो गैप है, पहले क्लिप से इसका जो गैप है, ठीक है, ऑन दिस साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, ये D1 है, और दूसरे क्लिप से इसका जो गैप है ये D2 है। अब क्वेश्चन में साउंड की स्पीड भी हमें क्लियरली बता दी गई है, कितनी है? 330। तो 2 बार हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, एकदम आसान है, मामला पूरा क्लियर हो गया, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये क्या है। तो 2 अलग अलग सॉल्यूशंस हम लोग बनाते हैं। हम लोग फॉर्मूला तो यही लगाएंगे बेटा, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। इन अ कंडीशन हम लोग लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या चीज? टाइम। ओके, तो पहले केस में आप अप्लाई कर लो, स्पीड कितनी है? 330। कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ? D1। 2D1। D1 गलत हो गया, देख, जाके आना। यस D1 क्या सर। 2D1? 2D1। 2D1। और टाइम कितना लगा? तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे टाइम लगा T1। तो ये हो गया 330 इज इक्वल टू 2D1 डिवाइडेड बाई टाइम भी 2 सेकंड लग रहा है, तो 2 कट गया, यहाँ से हमको आंसर मिला कि D1 जो सेपरेशन है ये 330 मीटर है। ये तो क्लियर हो गया सबको? ये फर्स्ट एको के लिए हो गया।
अब सेकंड एको के लिए देखते हैं, स्पीड कितनी है 330, टाइम कितना लगा, डिस्टेंस कितना चला 2D2. 2d2, और टाइम कितना लगा t2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूं मैं। 660 2d2 डिवाइड बाई ये हो गया 4, कैंसिलेशन हो गया, ये कटा 2 से, और जब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो d2 का आंसर 2 इंटू 330 मुझे मिलता है 660 मीटर। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना है क्लिप्स के बीच का, तो टोटल डिस्टेंस आप निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है d1 प्लस d2, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 330 प्लस 660, 990 आ जाएगा 990 मीटर। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है अगर देखा जाए। ओके Yes. आइए एक और देखते हैं। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में एक हल्का सा मॉडिफिकेशन किया गया है, लेट्स ट्राई फॉर इट। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है लेकिन हल्का सा मॉडिफिकेशन है। इसमें कह रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन द टू पैरेलल हिल्स फायर्स अ गन, he has the first echo after 1.5 second and the second echo after 2.5 second. If the speed of the sound is 332 meter per second, calculate the distance between the two between the hills. When will he hear the third echo? तो तीसरा इको उसको कब सुनाई देगा? तो डिस्टेंस का कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है, मैं अब दोबारा ये सारा डायग्राम बनाना जरूरी है क्या यहाँ? सेम डायग्राम है ना। T1 कितना है यहाँ पे, चलो अगर बनाना ही है आपको तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, लाइक ये पहला हिलॉक हो गया, 1.5 दूसरा हो गया, यहाँ कहीं ये पर्सन खड़ा होगा लाइक दिस। इस तरफ का सेपरेशन आप कह सकते हो बेटा, ये वाला जो सेपरेशन है ये T1 है, दूसरे साइड का जो सेपरेशन है ये D2 है। साउंड के मामले में आप ये कहोगे कि यहाँ से ये पहले ट्रैवल करके फिर वापस आ गया, फिर यहाँ आप ये कहोगे कि यहाँ ट्रैवल करके ये फिर वापस आ गया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टाइम जो यहाँ लगा हम उसे कहेंगे T1, और यहाँ जो टाइम लगा उसे कहेंगे हम T2। स्पीड हमें यहाँ पे बताई गई है कितनी 332. तो कैलकुलेशन बड़ा सिंपल तरीके से मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो स्पीड कितनी है देखो 332. 332, डिस्टेंस कितना चला 2d1, पहला टाइम कितना लगा 1.5 second. 1.5 सेकेंड, तो 1.5, तो कैंसिलेशन करके बताओ d1 कितना आया, 249. कितना 249. 249 मीटर, तो ये d1 आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेशन करोगे, 332 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ d2 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2.5। बताइए d2 कितना आ रहा है 415. 415. 415 मीटर, वेरी गुड। टोटल जो है डिस्टेंस मतलब क्लिप्स के बीच का 249 प्लस 415 कितना हो गया? यस 6664. 664 मीटर। चलिए ये आंसर तो बिल्कुल डायरेक्टली आ गया, आप ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज पूछ रहा है वो कि अगला इको कब सुनाई देगा। ठीक है ना, अब देखो पहला इको कब सुनाई दिया इसको, पहला इको सुनाई दिया 1.5 सेकंड, बाद 2.5। तो नोटिस दिस कि ये साउंड जो यहाँ ट्रैवल करके यहाँ आ गया था और यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आ गया था, ये साउंड कंटिन्यू करेगा ना, इधर जाएगा ना। ये साउंड यहाँ से निकला, एक्चुअली सोर्स ऑफ साउंड जो है यहाँ है, गन है, यहाँ से साउंड निकला इधर गया, यहाँ से साउंड निकला इधर गया, बराबर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ का साउंड कंटिन्यू करके इधर आएगा, राइट। हाँ। यहाँ आने के बाद ये वाला साउंड क्या करेगा बताओ, इधर कंटिन्यू करेगा। यस सर, राइट है ना। यस सर। और ये वाला साउंड जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंचा वो कहाँ जाएगा, आगे कंटिन्यू ऑन द अदर साइड कंटिन्यू करेगा। ओके, अब सोचने की बात है 1.5 सेकेंड
और ये साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आने को कितना? 2.5 2.5 सेकेंड। तो पहले कौन पहुंचा? 2.5 1.5 1.5 पहुंचा, बाद में T2 आया। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, इन दोनों में कितना गैप है? 1 1.5 ये साउंड 1 सेकेंड तक रुका रहेगा क्या? हाँ ये साउंड 1 सेकेंड तक वेट करेगा क्या, रुका रहेगा क्या? नहीं सर। नहीं तो सर आगे कंटिन्यू करेगा इधर, यस सर। बराबर है ना? हाँ सर। यस 3. नहीं 3.5 नहीं बेटा, अभी 3.5 का हुआ ही नहीं मामला। 3.5 का मामला तो अभी हुआ ही नहीं है। तेरा बात 2.5 हाँ, तो 1.5 के बाद 2.5 होगा, तो जब 2.5 हो रहा है तब तक ये वाला साउंड जो यहाँ पहुंचा ये तो आगे कंटिन्यू करेगा। यस सर ठीक है, 1 सेकेंड और गैप के बाद ये वाला साउंड इस तक पहुंचा, ये T2 वाला साउंड इस तक पहुंचा। ठीक है, यस सर। यस सर और यहां से जो T1 वाला साउंड निकला है, T1 वाला, इसने 1 सेकेंड और आगे ट्रेवल किया। हाँ समझे नहीं समझे? यस सर ठीक है, और यहां से जो साउंड रिफ्लेक्ट होने वाला है उसे वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है? 2.5 2.5। उसमें का 1 सेकंड तो पहले ही जा चुका है। हाँ ठीक है, 1 सेकंड पहले ही जा चुका है, तो बचा कितना? 1.5 हाँ, तो इसमें 1.5 ऐड करो। 3.5 4 करेक्ट है ना? करेक्ट है 4। अगला एको हमें 4 सेकंड पे सुनाई देगा। Yes समझे? sir. नहीं समझे? समझा नहीं समझे? रिपीट करो। हाँ ठीक है चलो ऐसे करते हैं। ये आदमी है यहाँ पे, यहां से साउंड निकला, इधर आया, कितना टाइम लिया? 1.5 अब यहां से जो साउंड जाके यहाँ वापस आने वाला है वो कितना टाइम लेने वाला है? 2.5 2.5 सेकंड। अब जरा सोचो 1.5 पहले होगा कि 2.5 पहले होगा? 1.5 हाँ, तो ये 1.5 सेकंड पे यहाँ आ गया होगा। हाँ सर। फिर साउंड इंतजार करते खड़ा रहेगा क्या वहां पे? नहीं सर। नहीं तो ये वाला साउंड किधर जाएगा? ये वाला साउंड कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। यस सर। कितनी देर तक चलेगा? 2.5 1 1 सेकंड। 1 सेकंड क्यों कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो बात? Yes हाँ sir. इन दोनों का गैप रे बाबा, अरे भाई इन दोनों का गैप। यस सर Yes, sir. यस सर सही है ठीक है, Yes, 1 sir. सेकंड। 1 सेकंड तक तो कुछ भी नहीं होगा, ये 2.5 पे तो सुनाई देगा तुमको, लेकिन ये 1 सेकंड तक ऐसे ही फ्री में ट्रेवल करता रहेगा ना। यस यस सर सर। अब अगर कोई साउंड यहाँ से निकल के यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस आता है तो उसको टाइम कितना लगता है? 2.5 2.5 में का 1 सेकंड तो हो चुका है पहले ही। हाँ 1.5 हाँ सर। 1 सेकंड तो पहले ही हो चुका है ना, 1.5 इसके पहुंचने तक भी तो 1 सेकंड हो चुका है ना। हाँ तो यहाँ कहीं बीच में रहा होगा, अब यहाँ से जाके वापस आने को एक्स्ट्रा और कितना चलना पड़ेगा उसे? 1.5 1.5 में ये वापस आ जाएगा। यस सर। यस सर। 2.5 में और 1.5 मिलाओगे तो तीसरा इको सुनाई देगा। हाँ 4 सेकंड हाँ, और एक कमाल की बात देखो, यहाँ का 2.5 जो है वो जब यहाँ पहुंचेगा उसके बाद वो क्या करेगा? आगे इधर लेफ्ट में जाएगा। अच्छा, यहाँ से जाके वापस आने को भी कितना टाइम लगता है? 1.5 तो दोनों साथ में वापस आएंगे, दोनों साथ में आएंगे। Yes sir. Yes sir. कितनी देर के बाद वापस आएंगे? 2.5 के बाद कितनी देर के बाद वापस आएंगे? 4. 2.5 में और कितना मिलाओगे तो थर्ड ई को सुनाई देगा? 1.5 1.5। 2.5 में और कितना मिलाया? 1.5, कितना हुआ? 4 4 सेकंड पे ये दोनों ई को एक साथ सुनाई देंगे, इधर का भी और उधर का भी, क्योंकि टाइम तो 1.5 ही लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम 1.5 लग रहा है ना। हाँ सर यस सर। समझे नहीं समझे? यस सर हाँ सर। ओके, क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बनाई जा सकती है? सर इन दोनों का प्लस
क्या? जो दोनों टाइम गिवन है, हाँ, जो टाइम गिवन है दोनों का प्लस दोनों का एडिशन। एडिशन। एडिशन, अच्छा अच्छा, ऐसे कह रहे हो। ठीक है, वेल इतना क्या उसको अलग करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लें इतना। कभी कभी रेयरली एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर तो नहीं आएगा मतलब। आइए और थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद जेई में आ चुका है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रोड है जो पैरेलल बिल्डिंग्स जो होती है ना मतलब मुंबई पूना में या किसी बड़े शहर में हम देखेंगे, या न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका में या अपने इंडिया में भी होगा, बड़े शहर में किसी मेट्रो सिटी में देखें तो एक रोड है जिसके अतराफ में पूरी पैरेलल बिल्डिंग्स है। यस। अंदाजा है क्या कह रहा हूं मैं? ऐसी रोड है, मान लो ये सीधी, Yes, sir. और रोड के दोनों साइड पर क्या है? बिल्डिंग। इधर भी और इधर भी बिल्डिंग्स है। अब एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है, ये मैं ब्लू जो इस तरीके का एक एरो खींच रहा हूँ, ये मान ले मोटरसाइकिलिस्ट है। ओके, अब ये मोटरसाइकिलिस्ट क्या कर रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये 36 किलोमीटर पर आवर है, तो मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड में v लिख लेता हूं, ठीक है, और vm करता हूं ऐसे। मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 36 इंटू 5/18। 5/18 के हिसाब से हम करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना वो। यस सर। कितना हुआ ये? 10 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या करता है? एक हॉर्न बजाता है। ये मोटरसाइकिलिस्ट ना हॉर्न बजा रहा है, तो दिस इज लेट्स से मोटरसाइकिलिस्ट, ये हॉर्न बजाता है और उसको 1 सेकंड के बाद इको सुनाई देता है। ही हियर्स द इको 1 सेकंड आफ्टर ही साउंडेड द हॉर्न। अब पहले तो ताज्जुब लगेगा, यार 1 सेकंड के बाद इको कैसे सुनाई देगा, और ये चल भी रहा है। तो ये मोटरसाइकिलिस्ट मान लो इस ट्रैक पे चल रहा है, ऐसे ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है, और यहां कहीं ये पहुंचता है, यहां कहीं ये पहुंचता है, तो साउंड का मामला ये होगा कि ये साउंड इधर गया, समझे नहीं समझे? रिफ्लेक्ट हुआ और वापस आया। आया ध्यान में? यस सर। हाँ सर। ऐसा, तो अपना खुद का बजाया हुआ साउंड वो इधर जाके वापस से सुनेगा, है ना अजीब बात? यस सर। हाँ, अपना खुद का बजाया हुआ साउंड है वो, यहाँ साउंड बजाया, अपने खुद का हॉर्न जो है वो दोबारा सुन रहा है यहाँ पे। और अगर वो ऐसे ही आगे कंटिन्यू करता रहा सेम स्पीड से, तो ये साउंड इधर जाएगा दोबारा सुनेगा वो, इधर जाएगा साउंड, इधर जाएगा दोबारा सुनेगा वो। ऐसा अपना खुद का बजाया हुआ साउंड 5-6 बार सुन सकता है वो, अगर एनर्जी डिक्रीज ना हो जाए उसकी। तो एनी हाउ, अब हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द रोज ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये टोटल विड्थ कितनी है पूछ रहा है वो। बहुत आसान है, एक सिंपल लॉजिक से तुम मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है? 10 शाबाश, वेरी गुड, ये 10 है। कैसे पहचाना बेटा तुमने ये 10 है? 10 मीटर पर सेकंड है सर। 10 मीटर पर सेकंड है, और उसको इको कब सुनाई दे रहा है? 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड के बाद। सेकंड के बाद, मतलब इतना 10 मीटर वो चला होगा ना। यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। अब मैं इसको आधा आधा कर देता हूँ, 50-50, तो डेफिनेटली ये गैप कितना हो गया? 5 मीटर। 5 और ये ऊपर का भी कितना हो गया? 5 मीटर। अब साउंड कितनी स्पीड से चल रहा है? 330 मीटर। 330। तो यहां से साउंड निकला 330 और यहां तक गया 330, ठीक है। तो 1 सेकंड में ये पूरा रिफ्लेक्ट होके यहां से यहां तक पहुंचा, तो डेफिनेटली ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये 330 का आधा होना चाहिए, या ये और ये दोनों मिला के 330 होना चाहिए। यस सर। ये गलत। 330 का आधा कितना? हाफ ऑफ 330 165 165। करेक्ट है, बिल्कुल सही। तो ये जो डिस्टेंस है ये 165 है, सॉरी, ये वाला जो डिस्टेंस होना चाहिए ये 165 होना चाहिए, और ऑफ कोर्स इसी तरीके से ये ऊपर वाला डिस्टेंस भी होना चाहिए 165 मीटर। अब एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस निकालते हैं बीच का। तो यहाँ सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगता हुआ नजर आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। यस है सर। ना? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर सोचा जाए तो वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अंडर रूट में
165 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, करेक्ट है? Yes, sir. 165 square minus 5 square. माइनस कहां से भाई? पाइथागोरस थ्योरम। अरे माइनस आएगा, सॉरी 165, सॉरी मैंने यहाँ गलती की। मुझे क्या लिखना चाहिए? इस डिस्टेंस को मान लो मैं d बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मुझे एक्चुअली में लिखना चाहिए Hypotenuse d है का sir. स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 165 का स्क्वायर। Therefore d का स्क्वायर इज इक्वल टू 165 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। Therefore d इज इक्वल टू अंडर रूट में 165 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। बिल्कुल सही। लेकिन रोड की विड्थ पूछी ना हमको, ये तो हमने जो निकाला ये हाफ विड्थ हो गई, तो टोटल विड्थ कितनी होनी चाहिए? दोनों का प्लस कर 2D. 2d। तो टोटल विड्थ होनी चाहिए 2d, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 165 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। दिख रहा है ऑप्शन? Option B. यस। ये जेई में पूछा गया था बहुत पहले, बहुत पहले। मतलब एको को इस तरीके से भी इन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल जा रही है, बिल्डिंग से साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री तुमको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ी और छोटे मोटे कैलकुलेशंस में अंदर जो चेंजेस हैं वो भी। अब इसमें तो ये खास बात है ना, तुमको ये बराबर समझ में आना चाहिए कि 10 मीटर है। Yes, sir. समझा सबको ये बराबर 10 मीटर क्यों लिया? उसकी velocity 10 meter per second हाँ, है उसकी इसकी। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और एक को एक ही सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है, तो आफ्टर 1 सेकंड वो डिस्टेंस 10 मीटर ही तो ट्रेवल करेगा, देखा जाए तो। यस सर। ओके, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में। थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स होगा शायद इसमें, लेट्स ट्राई। A stone is dropped into a well and the sound of impact of stone with the water is heard after 2.056 seconds. अच्छा, of release of stone from the top. तो ये एको पर तो बेस नहीं करता है, डेप्थ ऑफ द वेल निकालने के लिए कहा गया है। चलिए, ये जनरल क्वेश्चन है, ये पूरी तरीके से एको पर बेस नहीं करता है। तो मान लेते हैं कि ऐसा एक वेल है लाइक दिस, उसकी कुछ डेप्थ होगी। यहाँ वाटर लेवल में ऐसे दिखा देता हूं, ये वाटर लेवल है, ओके। और ये स्टोन हमने यहां से ड्रॉप किया और हमको टोटल कितनी देर के बाद साउंड सुनाई दिया? 2.056 सेकेंड्स। जी को 980 लेना है और बाद में पूरा कैलकुलेशन हमने मीटर वगैरह में कर लेना है। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमें 2.056 सेकंड के बाद अगर पानी की आवाज आती है वाटर जो वाटर के साथ जब ये स्टोन इंपैक्ट करेगा, हिट करेगा, स्प्लैश क्रिएट करेगा ना, तो उसकी आवाज हमें तकरीबन 2.506056 इतने सेकंड के बाद अगर आती है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि वेल की डेप्थ कितनी। तो लेट्स अज्यूम कि फिलहाल जो वेल की डेप्थ है वो डी है। अब यहाँ पे ना दो चीजें हो रही है बेटा। पहली चीज ये हो रही है कि ये स्टोन नीचे ट्रैवल करेगा, स्टोन नीचे ट्रैवल करेगा, समझे? यस। लेट्स से स्टोन के नीचे ट्रैवल करने के लिए लग रहा है टाइम t1। उसके बाद साउंड ऊपर ट्रैवल करेगा, आवाज ऊपर आएगी तभी तो सुनाई देगी ना। Yes, sir. यस सर। और इसको लग रहा है टाइम t2। तो साउंड के लिए कोई खास बात नहीं है, मैं ऐसे लिख सकता हूं डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड अपॉन कैसे इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी थी? 350। साउंड की स्पीड, साउंड की स्पीड ध्यान से सुनना, साउंड की स्पीड 350 इनटू टाइम कितना लगा? t1। चलो ये एक बात क्लियर हो गई यहाँ पे। लेकिन मुझे ये समझना है, ये फॉर साउंड हो गया है। मुझे ये समझना है कि स्टोन जब नीचे जा रहा था तो वो तो जनरल फ्री फॉल कंडीशन में जा रहा था। यस। वो तो फ्री फॉल कर रहा था, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगानी पड़ेगी, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। Yes, sir. यस सर। तो अगर मैं फॉर स्टोन कैलकुलेशन करता हूं जैसा कि हमें बताया गया है, तो टाइम के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा रहा हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ s का मतलब हो जाएगा d, मतलब जो डेप्थ है वेल की, जो डिस्टेंस स्टोन ने ट्रैवल करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, चलिए प्लस ही ले लेते हैं ऑन द अदर साइड हाफ।
ये चुपचाप ले लेते हैं 9.8, और यहाँ करस्पॉन्डिंग जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है T1 का स्क्वायर, और मुझे यहाँ करेक्शन करना चाहिए, मैंने इसे T1 कहा बट लिखते वक्त मुझे T2 लिखना चाहिए, है ना? साउंड के लिए T2 टाइम है ना? T2 टाइम। समझ आई बात? Yes, sir. ये Yes, sir. D अगर मैं यहाँ लिखता हूं तो 9.8 यहाँ से कट जाएगा, आई मे गेट एज 4.9 एंड देन T1 का स्क्वायर। करेक्ट भी बात? Yes, sir. Yes, sir. अब एक्चुअल कैलकुलेशन में हमसे ये नहीं पूछा है कि T1 कितना है और T2 कितना है। इनफैक्ट अगर तुम क्वेश्चन के डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल करो तो हमको इसने एक चीज बता दिया। Depth. देखो T1 प्लस T2 दोनों मिला के इतना बताया इसने। Yes, sir. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझा आपको? Yes, हाँ sir. सर। क्योंकि स्टोन का गिरना, फिर फ्लैश क्रिएट होना और उसका साउंड हमारे कान तक दोबारा आना, वो सब मिला के 2.056 सेकंड में हुआ था, तो दोनों टाइम मिला के इतना होना चाहिए। ऐसा तो Yes, sir. Yes, sir. बाय दैट इक्वेशन हम एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम सब्स्टिट्यूशन ऐसे तैयार कर लेते हैं, T1 इज इक्वल टू, सॉरी फॉर दैट, T1 इज इक्वल टू 2.056 माइनस T2, या आपको ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है तो आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2.056 माइनस T1, वट एवर यू प्रेफर टू सॉल्व। ओके, तो T1 T2 में से कुछ तो एक वैल्यू हमको पहले निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम D का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन को पहले कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग दिस एंड दिस, D की इक्वेशंस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 350 T2 इज इक्वल टू 4.9, क्या चीज? T1 का स्क्वायर। अब T2 के लिए सब्स्टिट्यूट करो, ज्यादा आसान होगा। तो 350, T2 के लिए आंसर क्या था? 2.056 माइनस T1 इज इक्वल टू 4.9 T1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए इसको, बताइए जल्दी जल्दी क्या क्या आ रहा है फास्ट। 350 मल्टीप्लाइड बाय 2.056 कितना हुआ? 89.6. 89 कैसे होगा भाई? करिए फास्ट, आप लोगों का काम है ये। 719. कितना? सर कौन से क्वेश्चन से मल्टीप्लाई? 719.6. 350 मल्टीप्लाइड बाय 2.056 कितना हुआ? 719.6 719.6 माइनस 350 T1 इज इक्वल टू 4.9 T1 का स्क्वायर। तो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 4.9 T1 का स्क्वायर प्लस 350 T1 माइनस 719.6 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यस सर। A का वैल्यू कितना आएगा इसमें? 4.9. 4.9। B का वैल्यू 350। C का वैल्यू 719.6. माइनस 719.6। हमें Yes. T1 निकालना है, माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट में B square minus स्क्वायर 4AC माइनस by 4AC 2A. डिवाइडेड बाय 2A. तो आप ये पूरा सॉल्व करेंगे, अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, और हमको कुछ एक आंसर मिलेगा किस चीज का? T1 का। T1. एक बार हमें T1 का आंसर मिला तो आप चाहें तो उससे T2 निकाल लें, या आप सीधा सीधा T1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें और क्या निकाल लें? Depth. डेफिनेटली ये किसी न किसी ऑप्शन से मैच करेगा। कर लेंगे इतना? यस सर। Yes, sir. ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए मैं इस पर टाइम खर्च नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं इसको, इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। एंड देयर आर ऑप्शंस गिवन एज वेल, यू कैन क्रॉस चेक विद द ऑप्शंस। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। मैं जैसे आपको बता चुका था कि हमें बस एक छोटा सा कंसेप्ट देखना था एको का, सो दैट वी हैव कवर्ड।